स्वागत है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर थर्ड की इस क्विक रिवीजन क्लास में। इस वीडियो में हम जनजाति आंदोलन के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मेर विद्रोह की। राजस्थान में मेर, भील, मीणा, गरासिया आदि जनजातियों ने विद्रोह और आंदोलन किए और प्रारंभिक स्थितियों में हम देखें तो जब रियासत के राजाओं के साथ में अंग्रेज संधियां कर रहे थे तो उसी समय से लगभग जनजातियों ने आंदोलन करने शुरू किए। इनके ऊपर जो विभिन्न प्रकार के लाग बाग कर, इनसे ली जाने वाली बेगार, प्रशासनिक सुधारों के नाम पे की जाने वाली धन वसूली, या जो भी ये जंगलों से जो भी ये शराब बनाने का काम और इनके द्वारा जो कर लिए जाते थे जनजातियों के द्वारा, जंगल से निकलने पर जो है सुरक्षा के नाम पर कर लेते थे। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो है एक्टिविटीज़ जो जनजातियां करती थी, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए राजाओं ने और अंग्रेजों ने प्रयास किया और इसके विरोध में जनजातियों ने आंदोलन किए। सबसे पहले हम मेर विद्रोह की बात करते हैं और मेर विद्रोह 1818 से 1821 के आसपास देखने को मिलता है और ये मेरवाड़ा क्षेत्र से संबंधित है। मेरवाड़ा क्षेत्र में जो मेर बाहुल्य क्षेत्र था वो मेरवाड़ा क्षेत्र था और ये मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अंतर्गत आता था। मेर लूटपाट किया करते थे, जो भी इनके क्षेत्र से गुजरते थे उनसे लूटपाट करते थे। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास किए और ये जो मैर विद्रोह हुआ इसका जो मुख्य केंद्र रहा वो रहा झांक गांव। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी बिल्डर थे, इन्होंने मेरों के साथ में समझौता किया कि ये लूटपाट नहीं करेंगे और फिर ये देखा गया कि जब उन्होंने उस समझौते को नहीं निभाया और इस तरह का जब बातें सामने आई तो फिर बिल्डर के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण किया गया और आक्रमण उस आक्रमण में काफ़ी सारे जो है मेर शहीद हो गए और मेरे द्वारा भी जो सेना के कुछ व्यक्तियों की इनकी हत्या की गई। तो इस तरह का जो है कि स्थिति वहाँ रही विद्रोह की और इस विद्रोह के दमन के लिए 1822 के अंदर मेरों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अंत में 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन किया गया और इसका मुख्यालय ब्यावर रखा गया। एक बार वापस हम रिपीट करते हैं। हम बात कर रहे हैं मेर विद्रोह की। 1818 से 1821 के मध्य ये विद्रोह देखने को मिलता है मेरवाड़ा क्षेत्र में और मेरवाड़ा क्षेत्र मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अधीन आता था और मेरों द्वारा जब जो लूटपाट की जाती थी उन पर, इसलिए अंग्रेजों ने इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। एक अंग्रेज अधिकारी बिल्डर ने समझौता किया। जब समझौते को सही तरह से नहीं निभाया तो सेना ने आक्रमण किया और इस विद्रोह का जो मुख्य जो केंद्र रहा वो झांक गांव था, वो रहा। और इस विद्रोह के दमन के लिए 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन किया गया और इसका मुख्यालय ब्यावर रखा गया। तो कभी कभी जो क्वेश्चन है वो मेरवाड़ा रेजिमेंट से संबंधित पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं भील विद्रोह की। तो भील विद्रोह भी काफ़ी पुराने समय से भीलों के द्वारा जो लूटपाट, बोलाई कर, रखवाली कर, तो इस तरह के अलग अलग तरह की जो एक्टिविटी की जाती थी तो उन पर भी रोक लगाने का प्रयास किया गया था। तो 1818 से 1860 के मध्य एक भील विद्रोह जो देखने को मिलता है और जो भील विद्रोह है राजस्थान का वो भोमट क्षेत्र से संबंधित है। भील जो करते थे वो लूटपाट करते थे, बोलाई कर ये लिया करते थे। जो भी जंगल से लोग निकलते थे उनसे कर लेते थे। रखवाली के नाम पर कर लिया जाता था, चौकीदारी के नाम पर कर लिया जाता था भीलों के द्वारा। तो इस तरह के करों पर जो भील लिया करते थे उस पर रोक लगाने के लिए अंग्रेजों ने कोशिश की और इसके विरोध में भीलों द्वारा विद्रोह किया गया और इस विद्रोह का जो भूमर क्षेत्र में जो सबसे पहले भील आंदोलन हुआ तो कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में इस विद्रोह का दमन किया गया। इसी तरह से डूंगरपुर के लिम्बारा बारू जो स्थान है वहाँ भी दौलत सिंह और गोविंदा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को की स्थिति को नियंत्रित किया कैप्टन ब्लैक ने। एक बार वापस हम रिपीट करते हैं इसको। 1818 से 1860 के मध्य भील विद्रोह हुआ। भीलों द्वारा लूटपाट की जाती थी, बोलाई कर और रखवाली कर वसूला जाता था। इन करों पर रोक लगाने की कोशिश की अंग्रेजों ने, तो भीलों ने विद्रोह किया और लुम्बे ने इनके विद्रोह का दमन किया और डूंगरपुर के लिम्बारा बारू में दौलत सिंह और गोविंदा के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और कैप्टन ब्लैक ने इस स्थिति को नियंत्रित किया था। भीलों के दम
दमन के लिए 1835 में जोधपुर लीजन का गठन किया गया था और इसका मुख्यालय अजमेर और फिर उसके बाद में इसका मुख्यालय जो चेंज करके बड़गांव सिरोही किया गया और लास्ट में एरिनपुरा इसका मुख्यालय जोधपुर लीजन का किया गया। तो जोधपुर लीजन जो सैनिक टुकड़ी है उसका गठन किया गया था भीलों के दमन हेतु। इसी तरह से महाराणा सरदार सिंह ने भीलों पर नियंत्रण करने के लिए 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ भील कोर से संबंधित प्रश्न आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो भीलों पर नियंत्रण करने के लिए सरदार सिंह ने 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा रखा गया था। इसी तरह से 1881-82 में भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली शराब जो मावड़ी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था और इसके कारण इस प्रतिबंध के कारण बारापाल में भीलों ने विद्रोह किया था और ये जो विद्रोह हुआ था इसमें एक मुख्य भूमिका रही थी ऋषभदेव जो मंदिर है ऋषभदेव जी का जो मंदिर है वहाँ पे पुजारी था खेमराज भंडारी, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्होंने विद्रोह के लिए इनको भीलों को प्रोत्साहित किया था और फिर बाद में जो समझौता हुआ वो भी खेमराज भंडारी की सहायता से हुआ था और फिर भीलों पर नियंत्रण किया गया था। तो ये बारापाल का जो विद्रोह है ये भीलों से संबंधित है। जो मावड़ी जो शराब थी जो महुआ से बनाई जाती थी उस पर प्रतिबंध लगाया था, इस कारण ये हुआ था। खेमराज भंडारी का नाम यहाँ पे हमारे को याद रखना है। इस विद्रोह को दबाने के लिए महाराणा सज्जन सिंह ने अमान सिंह और अंग्रेज अधिकारी था लोनारगन, इसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो एक बार फिर हम इसको रिपीट करते हैं कि भीलों के दमन हेतु 1835 में जोधपुर लीजन का गठन हुआ। मुख्यालय सबसे पहले अजमेर, फिर बड़गांव सिरोही और फिर इसका एरिनपुरा पाली रखा गया। सरदार सिंह ने, बहुत महत्वपूर्ण है, भीलों पर नियंत्रण हेतु 1841 में एमबीसी मेवाड़ भील कोर की स्थापना की, मुख्यालय खेरवाड़ा रखा। इसी तरह से 1881-82 की जब हम बात करते हैं तो एक मावड़ी जो शराब है महुआ से बनाई जाती है उस पर प्रतिबंध लगाने के कारण बारापाल में विद्रोह हुआ था और इसमें जो ऋषभदेव मंदिर का जो पुजारी था खेमराज भंडारी, इसी ने जो है प्रोत्साहित किया विद्रोह के लिए और बाद में इसी के साथ में जब इसी ने समझौता किया भीलों की तरफ से और फिर यह आंदोलन विद्रोह समाप्त हुआ। यहाँ पर महाराणा सज्जन सिंह ने अमान सिंह और अंग्रेज अधिकारी लोनारगन को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अब बात करते हैं मीणा विद्रोह की। तो 1851 से 60 के बीच में मीणा विद्रोह हुआ और उसका संबंध है जहाजपुर परगने से। तो जहाजपुर परगने में छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी ये गांव हैं, ये मुख्य केंद्र रहे इस मीणा विद्रोह के जो 1851 से 60 के मध्य में हुआ था। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर धन वसूली इनसे की जा रही थी मीणाओं से और इसके विरोध में आंदोलन हुआ। जहाजपुर में विद्रोह का दमन करने के लिए महाराणा ने चंद्र सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो एक प्रारंभिक तौर पे जो मीणा विद्रोह हुआ वो 1851-60 में हुआ था। जहाजपुर परगने के छोटी लुहारी और बड़ी लुहारी गांव के अंतर्गत ये हुआ और यहाँ पर धन वसूली जो की जा रही थी प्रशासनिक सुधारों के नाम पर मीणाओं से, उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ और चंद्र सिंह को भेजा था महाराणा ने जहाजपुर में विद्रोह का दमन करने के लिए। अब बात करते हैं भगत भील आंदोलन की। तो भगत भील आंदोलन जो है वो उसका जो नेतृत्व है वो किया गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो डूंगरपुर के बांसिया गांव में 1858 ईस्वी में एक बंजारे परिवार में हुआ था और ये गोविंद गिरी कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने थे और 1883 ईस्वी में भीलों में जागृति लाने हेतु सिरोही में इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी और संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। तो गोविंद गिरी ने नेतृत्व किया भगत भील आंदोलन का। डूंगरपुर के बांसिया गांव में एक बंजारे परिवार में 1858 ईस्वी में जन्म हुआ था। कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने। 1883 ईस्वी में भीलों में जागृति हेतु सिरोही में संप सभा की इन्होंने स्थापना की और इस संप सभा का प्रथम जो अधिवेशन है 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। भीलों ने बेगार देना बंद कर दिया, जन जागृति आई उनमें, गोविंद गिरी ने उनका नेतृत्व किया और जो बेगार जो ली जाती थी भीलों से उन्होंने बंद कर दिया और बेड़सा गांव में गोविंद गिरी ने धूनी स्थापित की। तो बेड़सा गांव में गोविंद गिरी ने धूनी स्थापित की और 1911 में गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव में भगत पंथ की स्थापना की थी। इस दौरान हम देखें
तो 1908 से 1911 के बीच में जो गोविंद गिरी थे, उनको यहाँ से बाहर अन्य राज्य में जाना पड़ा और इन्होंने गुजरात के ईडर में वहाँ पर अपनी कर्मस्थली बनाई और ईडर में भी वहाँ पर इन्होंने भीलों में जनजागृति का कार्य किया और वहाँ पर वहाँ के जागीरदार के साथ समझौता हुआ। तो एक तरह से गोविंद गिरी ने यहाँ से डूंगरपुर से बाहर रहकर भी और राज्य के बाहर रहकर भी ये जो है जन जागृति का काम किया और उस सफलता से इनको प्रोत्साहन मिला और 1911 में जब ये वापस आए तो यहाँ पर इन्होंने फिर भगत पंथ की स्थापना की। तो एक बार वापस से हम रिपीट करते हैं, हम भगत भील आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसका जो नेतृत्व किया था वो गोविंद गिरी ने किया था और इनका जो जन्म हुआ था वो डूंगरपुर के बांसिया गांव में हुआ था, एक बंजारे परिवार के अंदर। और कोटा बूंदी अखाड़े के राजगिरी जो थे, उनके ये शिष्य बने थे। सबसे पहली बात तो इन्होंने 1883 में भीलों में जागृति लाने हेतु सिरोही में संत सभा की स्थापना की और संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ। भीलों ने बेगार देना बंद कर दिया और बेड़सा गांव में इन्होंने धूनी स्थापित की और 1908 से 11 तक ये राज्य से बाहर रहे। ईडर को इन्होंने कर्मस्थली बनाया था, गुजरात के ईडर को। वहाँ भी भीलों में जन जागृति का इन्होंने कार्य किया। 1911 में जब ये वापस आए गोविंद गिरी जी, तो बेड़सा गांव में इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की और हर गांव में धूनी स्थापित की। भगत आंदोलन के अंतर्गत मानगढ़ नरसंहार की बात करते हैं। जब सभी भीलों को इकट्ठा करने का जो आदेश है, वो आह्वान जो किया गोविंद गिरी ने, तो सभी भील मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे। और उस समय पर जब ये इकट्ठा मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए तो मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स, 7वीं राजपूत रेजिमेंट्स व जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन के नेतृत्व में पूरा उसको घेर लिया था। जब मानगढ़ पहाड़ी पर ये एकत्रित हुए थे भील, तो उस समय हैमिल्टन के नेतृत्व में इस सेना ने पूरा घेर लिया उनको। और 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना द्वारा आक्रमण किया गया और उसमें लगभग 1500 भील स्त्री पुरुष मारे गए और गोविंद गिरी और उनके सहयोगी पूंजाधीर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह का एक हत्याकांड हुआ जिसे मानगढ़ नरसंहार कहते हैं। पूरा जो है जो भी भील इकट्ठे हुए थे वहां पे, उनको चारों तरफ से सेना ने घेर करके उन पर आक्रमण कर दिया और लगभग 1500 भील स्त्री पुरुष मारे गए। गोविंद गिरी और उनके सहयोगी पूंजाधीर को गिरफ्तार किया गया, सम सभा को अवैध घोषित कर दिया। इसे भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है और मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। एक बार वापस हम रिपीट करते हैं, मानगढ़ नरसंहार 17 नवंबर 1913, मानगढ़ पहाड़ी आक्रमण किया गया, 1500 भील स्त्री पुरुष मारे गए, गोविंद गिरी और पूंजाधीर को गिरफ्तार कर लिया गया, सम सभा को अवैध घोषित कर दिया गया। इसे भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया और मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अब बात करते हैं एक ही आंदोलन की। इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो 1887 ईस्वी में कोलियारी गांव, उदयपुर का जो कोलियारी गांव है वहां पे ओसवाल परिवार में हुआ था। 1921 को वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृकुंडिया चित्तौड़ से एक ही आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। ये आंदोलन मुख्यतः भोमट क्षेत्र से संबंधित था। बेगार व कर देना भीलों ने बंद कर दिया था। तेजावत ने महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ पुकार प्रस्तुत किया था। इन्होंने एक सभा करी पिछोला झील के किनारे और वहां से फिर सबने मिलकर के तेजावत जी के नेतृत्व में इन्होंने एक 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया जिसमें आदिवासियों पर जो किए जा रहे अत्याचारों का उल्लेख था। तो उससे संबंधित 21 सूत्रीय मांग पत्र, जिसको मेवाड़ पुकार कहा गया, वो महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। झाड़ोल में तेजावत जी को गिरफ्तार किया गया था, पर वहाँ पर जैसे जैसे भील एकत्रित हुए तो फिर वहाँ के जो जागीरदार है उनको तेजावत जी को उससे रिहा करना पड़ा। और नीमड़ा कांड का जो संबंध है वो एक ही आंदोलन से है। नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को विशाल आदिवासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस पर मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों के द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। तो ये जो एक ही आंदोलन है, एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किया वो मोतीलाल तेजावत ने किया। इनका जो जन्म हुआ 1887 में कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था।
वैशाख पूर्णिमा 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन मातृ कुंडिया से इस एक ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको मातृ कुंडिया आंदोलन भी कहा जाता है। और मुख्यतः जो घूमट क्षेत्र से संबंधित था, बेगारों कर देना बंद कर दिया था आदिवासियों ने। 21 सूत्रीय मांग पत्र जो तेजावत जी ने महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया, उसका नाम था मेवाड़ पुकार। झाड़ोल में झाड़ोल जो एक ही आंदोलन का एक केंद्र रहा, मुख्य केंद्र रहा, जहाँ तेजावत जी को गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। नीमड़ा कांड, नीमड़ा गांव में, नीमड़ा अभी जो है गुजरात के अंदर है, इसलिए नीमड़ा कांड को गुजरात का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। 7 मार्च 1922 को विशाल आदिवासी सम्मेलन पर जो मेजर सूटन के नेतृत्व में गोलीबारी की गई, लगभग 1200 भील मारे गए। इसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया है। इसी तरह से सिरोही में भी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन हुआ। वहाँ पे जो भील और गरासिया जो जाति है, जनजाति है, उनके लिए इन्होंने काम किया, उनमें जन जागृति का कार्य किया। और इसका जो मुख्य केंद्र जो रहे सिरोही में, संगाना गांव है आबू रोड में, सियावा है सिरोही में, छोछर देलवाड़ा में, तो ये मुख्य केंद्र रहे। और यहाँ पे तेजावत जी के नेतृत्व में भीलों द्वारा जो नारा दिया गया वो था हाकिम और हुक्म नहीं। और जो भील थे वो तेजावत जी को बाऊ जी के नाम से पुकारते थे, और मोतीलाल जो तेजावत है इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। अब बात करते हैं मीणा आंदोलन की। तो चूंकि मीणा जनजाति लूटपाट से संबंधित कार्य किया करती थी, इसलिए भारत सरकार द्वारा 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कानून लाया गया था। और इसी तरह से जयपुर रियासत ने 1923 में एक कानून बनाया था जो था जरायम पेशा कानून। इस कानून के तहत मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित किया गया और 12 साल से अधिक आयु के हर सदस्य को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देने हेतु पाबंद किया। इससे मीणा जाति में असंतोष उत्पन्न हो गया और इसके विरोध में मीणा जनजाति द्वारा आंदोलन किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया और 7 अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमकाथाना में मीणा जाति का एक वृहद सम्मेलन आयोजित किया गया। जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमकाथाना में मीणा जाति का एक वृहद अधिवेशन आयोजित किया गया था 7 अप्रैल 1944 को। मगन सागर ने मीणाओं को जो अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में जागृत करने के लिए एक मीन पुराण की रचना भी की थी। तो यहाँ पे हम देखें कि मीणा जो आंदोलन है उसमें सबसे पहले इनकी लूटपाट करने के कारण भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कानून लाया गया। इसी तरह से जयपुर रियासत के द्वारा जरायम पेशा कानून बनाया गया। इस कानून के तहत मीणा जाति को अपराधी जाति घोषित किया गया और 12 वर्ष से अधिक आयु के हर सदस्य को प्रतिदिन थाने में उपस्थित देने हेतु पाबंद किया गया। इससे मीणा जाति में असंतोष हुआ। इन्होंने मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया और फिर हालांकि इसका विघटन हो गया बाद में। और फिर 1944 में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमकाथाना में एक वृहद अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन में ही मीणा सुधार समिति का गठन किया गया बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। इसी अधिवेशन के अंतर्गत बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसमें राजेंद्र कुमार को मंत्री और लक्ष्मी नारायण झारवाल को संयुक्त मंत्री बनाया गया। जरायम पेशा कानून समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। लक्ष्मी नारायण झारवाल के नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया। लक्ष्मी नारायण झारवाल के नेतृत्व में एक राज्यव्यापी आंदोलन चलाया गया जरायम पेशा कानून को समाप्त करने के लिए। इसी तरह से 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो उदयपुर में सम्मेलन हुआ था, उसमें कानून रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया और पिछड़ी जाति के मसीहा कहे जाने वाले ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था इस कानून को समाप्त करने के लिए। तो इसी क्रम में फिर 4 मई 1946 को जयपुर रियासत द्वारा ये कानून रद्द कर दिया गया। बागावास में फिर 28 अक्टूबर 1946 को एक विशाल सम्मेलन करके चौकीदार मीणा थे, उन्होंने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया और इस दिन राज्य भर में मुक्ति दिवस मनाया गया। तो 1946 के अंदर जयपुर रियासत के द्वारा कानून रद्द कर दिया गया और चूंकि ये मीणा के द्वारा ये मांग थी कि सभी जगह से
विभिन्न जो रियासतें हैं पूरे राजस्थान में इस तरह के जो कानून और जो प्रतिबंध इनके ऊपर लगाए गए हैं वो समाप्त हो। तो इसी क्रम के अंतर्गत जो है 1946 के अंदर 28 अक्टूबर को इन्होंने बागावास में एक सम्मेलन आयोजित किया। सभी चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया और इस दिन राज्य भर में मुक्ति दिवस मनाया गया। 1952 में हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से विभिन्न रियासतों में इस जरायम पेशा कानून को रद्द कर दिया गया और सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए। तो मुख्य रूप से हम इस कानून को समाप्त करने के जो प्रयास हुए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण झारवाल है, इन्होंने राज्यव्यापी आंदोलन चलाया। इसके अलावा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का उदयपुर जो सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें इसको कानून को रद्द करने का प्रस्ताव लिया गया। इसी तरह ठक्कर बापा जो थे उन्होंने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को इस संबंध में पत्र लिखा था। 46 में जयपुर रियासत द्वारा कानून रद्द कर दिया गया। 28 अक्टूबर 1946 को मुक्ति दिवस मनाया गया और 1952 में जाकर के हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से विभिन्न रियासतों में जराइम पेशा कानून रद्द कर दिया गया और सभी प्रतिबंध जो लगाए गए थे वो समाप्त कर दिए गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो पूरा देखने के लिए। इसी तरह के और भी टॉपिक्स पर हम क्विक रिवीजन क्लासेस लाएंगे। और आपको महत्वपूर्ण एक जानकारी दे दें कि एक मॉक टेस्ट लिया जा रहा है हमारे द्वारा 10 दिसंबर 2023 को। इसके अंतर्गत पेपर जो थर्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, उसके कंप्लीट सिलेबस के अनुसार पूरा 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ऑनलाइन मोड पर रहेगा। और इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आप को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, तो उस पर जाकर के आप इसको रजिस्टर करें। और एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी अधिक अपडेट्स के लिए। और ये टेस्ट दें और जो हमारी क्यू के रिवीजन क्लासेस हैं उनको भी देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।